हमारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। फूलों के अधिक उत्पादन के लिए गेंदा की नर्सरी तैयार। अपने स्तर पर कैसे करें किसान बीजों का अंकुरण परीक्षण। आजकल फूलों की मांग साल भर बनी रहती है और इसी को देखते हुए प्रदेश के जो किसान गेंदा की नर्सरी डालना चाहते हैं तो वो इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। और गेंदा की नर्सरी डालते समय किसान गेंदा की कौन कौन सी प्रजातियों का चयन करें तथा पौध तैयारी के बाद इसकी रोपाई किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर रोहित कुमार। किसान भाई इस समय गेंदे की खेती करना चाहते हैं। ये बहुत अच्छा समय है कि मध्य जून में हम उसकी नर्सरी को डालते हैं, यहाँ पे तैयार करते हैं। इसको डालने के लिए हम सबसे पहले इसका सिलेक्शन ऑफ वैरायटी यानी किस्मों का चुनाव करते हैं। तो इसमें किस्मों का चुनाव में हम देखिए कि हमारे यहाँ दो प्रकार की किस्में चलती हैं। एक होती है अफ्रीकन गेंदा, दूसरी होती है फ्रेंच गेंदा। अफ्रीकन गेंदा जो होती है उसकी हाइट लगभग 1 मीटर लंबी पौधे होते हैं और फ्रेंच गेंदे की हाइट लगभग आपका 25 से 30 सेंटीमीटर का एक पौधा होता है। तो अफ्रीकन गेंदे में क्या होता है, जैसे कि आपकी कुछ वैरायटीज़ हैं, जायंट हो गया और या फिर पूसा बसंती, पूसा नारंगी और क्लाइमैक्स, ये वैरायटीज़ आपकी अफ्रीकन गेंदा में आती हैं। और रही बात आपके फ्रेंच गेंदा में, तो फ्रेंच गेंदा में बटर स्कॉच, बोलेरो, ये सब वैरायटीज़ होती हैं। बात करते हैं गेंदा की उन्नत किस्मों की, तो अफ्रीकन गेंदा की पूसा नारंगी, पूसा बसंती, येलो सुप्रीम, गिनिया गोल्ड और फ्रांसीसी गेंदा की किस्में रेड ब्रोकेट, कपिड येलो, बटन स्कॉच, बोलेरो आदि गेंदा की भरपूर फल उत्पादन देने वाली किस्में हैं। किसान नर्सरी हेतु इन किस्मों का चयन कर सकते हैं। इसमें आर्द्र गलन की बीमारी होती है, वो हमारे नर्सरी के टाइम पे ही होती है। जब हम नर्सरी डालते हैं तो उस समय क्या करना है, जिस भी नर्सरी बेड में हम डालते हैं, जिसमें हम बीज डालने की सोचते हैं, उसको सबसे पहले हमको ट्रीट कर लेना होता है कार्बेंडाजिम से या फिर कैप्टान या थीरम से। उस मिट्टी को हम ट्रीट कर लेते हैं 0.2% सोल्यूशन से, जिससे कि आर्द्र गलन की बीमारी ना हो और हमारा पौधा अच्छे से तैयार हो सके। इसके लिए मध्य जुलाई में हम नर्सरी डालते हैं। नर्सरी डालने के लिए हमको क्या करना होता है कि हम 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा और अपनी इच्छा अनुसार जितनी लंबाई हो सके उतनी का एक नर्सरी तैयार करते हैं। उसमें हम 15 सेंटीमीटर ऊंचा उसको उठाते हैं, जिससे कि उसमें पानी या फिर नमी ना लगे। और नर्सरी डालने के समय उस पर जब हम बीज 1 सेंटीमीटर गहराई में डालने के बाद उसको भुरभुरी मिट्टी से ढक के और पानी का स्प्रे करते रहते हैं। पौध तैयार करने के लिए कलिका का चयन करने के बाद तेज वाले चाकू या सिकेटियर से कलिका को काट लें। कलिका को काटने के बाद रूटेक्स के घोल में डुबाकर कलिका को नर्सरी में लगाएं। रूटेक्स लगाने से कलिका में जड़ों का विकास शीघ्रता से होता है और पौधों की बढ़वार अच्छी होती है। और इसको जब पौधा ही आपका लगभग 21 से 22 दिनों में नर्सरी तैयार हो जाती है, उसके बाद इसको हम खेतों में या फिर मिड जुलाई यानी मध्य जुलाई में
रोपित करते हैं या फिर इसका ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। इसका ट्रांसप्लांटिंग करने से पहले हमको खेत की तैयारी कर लेना बहुत उचित होता है कि खेत की तैयारी करने के समय हमको क्या करना है कि गोबर की सड़ी हुई खाद लगभग 20 टन यानी 200 किलोग्राम, और उसके बाद हमको 120 से 160 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस और 60 से 80 किलोग्राम पोटास डालते हैं और खेत की तैयारी करते हैं। खेत की तैयारी करने के समय किसान भाई क्या करते हैं, कभी कभी पूरी की पूरी मात्रा में सारी चीज़ें यूज कर देते हैं। उस समय हमको क्या करना है, हमको गोबर की सड़ी हुई खाद में आधी मात्रा में हमारा नाइट्रोजन, पूरी मात्रा में फास्फोरस और पोटास मिला के खेत की जुताई कर देते हैं। उसके बाद उसमें पौधों को रोपित कर देते हैं। फिर 30 से 45 दिनों के अंदर में एक बार फिर से हम उस यूरिया यानी जो हमारा नाइट्रोजन बचा हुआ है उसका टॉप ड्रेसिंग करते हैं, जिससे क्या होता है कि पूरा अटेन कर लेता है, पूरी मैक्सिमम अपनी जो एबिलिटी होती है पौधे की वनस्पतिक रूप से बढ़ जाती है। उसके बाद उसमें प्रजनन अवस्था में वो इंटर करता है यानी जिसमें पुष्प होना शुरू होता है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जब 30 से 45 दिन में एक जब यूरिया डालते हैं तो उसी समय हम इसमें पिंचिंग करते हैं। क्या होता है, शीश कीर्तन बोलते हैं इससे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है जो हमको करना चाहिए खेतों में यानी इसमें गेंदा में। इससे क्या होता है कि नंबर ऑफ ब्रांचेस जो होते हैं हमारे पौधे की बढ़ जाती है। जैसे कि इसमें पुष्प के मतलब शीर्ष कीर्तन में क्या करते हैं, जो हमारे ऊपर का एपिकल बड होता है, जो शीर्ष होता है, उसको हम चुटक करके तोड़ देते हैं। और जब तोड़ देते हैं तो इससे पौधे की बढ़वार वहीं रुक जाती है और इसकी जो शाखाएं होती हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती हैं, और जितनी ज़्यादा शाखाएं होंगी उतनी ज़्यादा इसमें पुष्प का प्रोडक्शन होता है, जिससे हमारे लगभग 30 से 40% हमारा पुष्प का यील्ड बढ़ जाता है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। रबी फसलों की कटाई के बाद प्रदेश के किसान भाई खरीफ फसलों की खेती करेंगे, लेकिन इन फसलों की बुआई से पहले उन्हें बीज खरीदते समय और बीजों के अंकुरण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि इन्हीं पर फसल से मिलने वाली उपज का पूरा दारोमदार होता है। तो हमारे किसान भाई बीज को खरीदते और उनके अंकुरण के समय कौन कौन से वैज्ञानिक पहलुओं को अमल में लाएं, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी देने के लिए उपस्थित है कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना के डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह। आज हम आपके बीच में चर्चा करेंगे कि बीजों का जमाव जो कैसे करें, परीक्षण कैसे करें, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे बीज जो है हमारे अमानक हो जाते हैं, उसको भी किसान भाई प्रयोग करते हैं। तो ऐसे बीजों को प्रयोग करने से पहले उनका जो है जमाव प्रतिशत जो है देख लें। अगर जमाव प्रतिशत सही है तो हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, अगर कम है तो फिर उसमें बीज की मात्रा हमको बढ़ानी पड़ती है। किसान भाइयों, फसल उत्पादन में बीज की अहम भूमिका होती है, क्योंकि बीज ही अच्छी फसल का आधार है। इसीलिए कहा गया है कि जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। निसंदेह एक अच्छी फसल के लिए अच्छे बीज का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। यहाँ अच्छे बीज से तात्पर्य उस बीज से है जिसकी अंकुरण क्षमता, भौतिक एवं आनुवांशिक शुद्धता आदि शुद्ध एवं अच्छे बीज के लिए निर्धारित मानक पूरा करता हो। तो आइए अब बात करते हैं बीज का अंकुरण कैसे ज्ञात करें। देखिए किसान भाइयों, लोकल लेवल पे हम ये 2-3 तरीके हैं जिनसे कि हम जो कर सकते हैं। पहला तो ये है कि पेपर ले लें, पेपर में जो हम थोड़ा नमी पहुंचाएं और उसमें 100 दाने गिन करके हम देख लें कि अगर हम 100 दाने में से 20 दाने हमारे नहीं जमे, 80 दाने जमे तो इसका मतलब जमाव परसेंट 80% है। अगर मान लो 30 दाने नहीं जमे तो 70% है। तो हमें ये भी देखना है कि जिस फसल के लिए हम टेस्ट कर रहे हैं, जैसे खरीफ की फसलें हैं, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, तो मक्के का जो हम देखते हैं कि जनरेशन परसेंट 90% होना चाहिए। अगर 90% से कम जनरेशन है, जमाव है, तो हम उसको जो है बीज की मात्रा बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही ये बाजरा है, बाजरे में 75 से 80% हमारा जमाव रहता है। ज्वार है 75% जमाव रहता है। मूंग उड़द है 75% जमाव रहता है। दूसरा जो परीक्षण हम कर सकते हैं, जो टाट की बोरी ले लें और उसमें जो है गिनकर 100 दाने हम दबा दें और दबाने के बाद उसमें नमी देते रहें। हम 4-5 दिन बाद देखेंगे कि उसमें कुछ दानों में अंकुरण होगा, कुछ में
जिसमें अंकुरण नहीं होगा। तो जिनमें अंकुरण नहीं हुआ है उन दानों को गिन लें और गिन करके हम जो है देख लें कि कितने प्रतिशत हमारा जो अंकुरण हुआ है। जैसे 100 दाने में से मान लो 15 दाने नहीं जमे हैं और 85 दाने जमे हैं, इसका मतलब हमारा 85% अंकुरण है। और मान लो मक्का की हम जो है परीक्षण कर रहे हैं तो हमें 5% जो है और मक्के का बीज बढ़ाना है। जहाँ 100 किलो बीज लगना है हमारा, वहाँ 105 किलो बीज लगेगा। ऐसे ही हम जो है अगर आपके पास टाट की बोरी नहीं है तो हम जो है बालू में लेकर के, बालू में जो नमी दे करके और 100 दाने गिन करके हम उसमें भी बीज का परीक्षण कर सकते हैं। दूसरा जो परीक्षण कर सकते हैं उसमें अगर आपके बालू भी नहीं है तो गीली मिट्टी सभी जगह मिल जाती है, तो मिट्टी में हम नमी पहुंचा करके और उसमें 100 या 50 दाने गिन करके हम डाल दें, उसमें से देख लें कितने प्रतिशत हमारा जमाव हो रहा है और कितने % हमारे दाने नहीं जमे हैं। तो उसको देख करके हम जो है परीक्षण जो है हम ज्ञात कर सकते हैं। किसान भाइयों, बुवाई से पहले पर्याप्त समय उपलब्ध रहने पर किसी भी बीज परीक्षण प्रयोगशाला जो कृषि विश्वविद्यालय, कृषि महाविद्यालय, कृषि संस्थान या कृषि विभाग से संबंधित हो, उनके पास बीज का नमूना भेज अंकुरण परीक्षण कराया जा सकता है। नमूना भेजते समय उसके बाद में हम जो है कैलकुलेशन करते हैं कि हमें बीज कितना डालना है। जैसे हमारा बाजरा है, बाजरे का हमारा 75% जमाव रहता है और हमारा 5 kg प्रति हेक्टेयर हमको बीज डालना है। अगर जमाव % हमारा 60% है तो 15% हमको बीज बढ़ा के डालना है, यानी कि 750 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर हमको बढ़ा के डालना है। तो हमें ये भी देखना है कि किस फसल में कितना बीज पड़ता है। जैसे उर्द मूंग है या अरहर है तो हम 15 से लेकर के 20 kg प्रति हेक्टेयर तक हम प्रयोग करते हैं। अगर हमारा जमाव % जो है कम है, मान लो 10% कम है, तो 10% हम बीज जो बढ़ा करके हम डाल सकते हैं, क्योंकि हम 75 से 80% जो जमाव रहता है उसको हमारा मानक रहता है। अगर उससे कम है, मान लो 10% कम है, तो 10% हम बीज को बढ़ा करके हम बीज को डाल सकते हैं। तो इससे क्या है कि जब हम बीज की बोनी करते हैं तो हमारा अगर जमाव कम होता है तो हमारे पौधों की संख्या कम रहती है खेतों में, और संख्या कम होने से हमारे उपज भी प्रभावित होती है। दूसरा ये है कि जब भी हम बीज खरीदें उस समय भी हमको थोड़ा सावधानी बरतनी है। और दूसरा हमको ये भी देखना है कि जब बीज के रूप में हम कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं तो उस पर टैग और बैग, हमारा बैग भी सिला हुआ होना चाहिए, पैक्ड होना चाहिए, और जिस संस्था ने बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया है उस संस्था का टैग भी होना चाहिए, और जिस एजेंसी ने उसको प्रमाणित किया है उस एजेंसी का नाम भी उस पर होना चाहिए। अगर उस पर एक ही टैग है तो इसका मतलब वो हमारा TL सीड है, वो प्रमाणित नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमको जो है कभी कभी धोखा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में बचने के लिए ज़रूरी है कि हम बिल ज़रूर लें। किसान भाइयों, बिल अगर आप नहीं लेंगे तो निश्चित रूप से आपका शोषण होगा। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो प्रमाणित बीज हैं, कोई प्रमाणित बीज खरीदने पर कहीं पर भी आप लेके जाएंगे उसमें कोई टैक्स नहीं लगता है। इसलिए आप ये देख लें, जो भी बीज खरीद रहे हैं उसको खरीदने से पहले पक्का कर लें कि ये वास्तव में बीज है कि नहीं। तो ये काम आपको ये करना है। दूसरा मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर बीज आपको खरीदना है तो वैसे तो हमारी जो सहकारी संस्थाएं हैं वो भी ठीक हैं, लेकिन हम विश्वविद्यालय से भी, कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से भी, और जितने भी हमारे NSC है या आपका बीज निगम है, इनके माध्यम से आप बीज खरीद सकते हैं। तो इस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना है। जब आप इतनी बातें लेकर के किसी के पास जाएंगे कि बीज हमको दे दो और शुद्ध बीज दे दो, दूसरा जो है रसीद भी हमको चाहिए, तो निश्चित रूप से वो आपके साथ धोखाधड़ी नहीं करेगा और आपको जो है अच्छा बीज जो देगा। आगे और भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। कोरोना वायरस के संकट ने जहां देश दुनिया की अर्थव्यवस्था और जनजीवन को प्रभावित किया है, वहीं कोरोना महामारी ने धान की खेती के करने के तरीकों को बदल कर रख दिया है। कई किसान मजदूरों की किल्लत के कारण धान की सीधी बिजाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए ड्रम सीडर यंत्र उपयोगी है। इस बारे में बता रहे हैं कृषि विशेषज्ञ विनोद सिंह। देखिए, ड्रम सीडर जो होता है वो एक आयरन मेड
लोहे का बना होता है, जो एक सिलेंड्रिकल टाइप का इसमें एक रोलर लगा होता है, जिसमें कि बाहर ग्रुप एक पेक्स टाइप के जो है मुड़े हुए इसमें जो खुटियाँ लगी होती हैं, और उन रोलर में जो है बेलन में ये छेद होते हैं छोटे छोटे, और इसमें एक हैंडल होता है जो कि मैनुअल ऑपरेटेड होता है। किसान भाइयों, आपने इस यंत्र के बारे में जाना। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इस यंत्र का प्रयोग करें क्यों? तो किसान भाइयों, ड्रम सीडर से धान की बुवाई करने पर नर्सरी और रोपाई पर होने वाला खर्चा बचता है। इसके साथ ही कम पानी में भी उचित बढ़वार होती है, और ऊपरी जमीन जहां पानी जल्द सूख जाता है वहां भी इस विधि से बुवाई करने पर धान की अच्छी उपज मिलती है। इस विधि से देर से बुवाई करने पर भी फसल की अच्छी बढ़वार होती है और उत्पादन आशा के अनुरूप मिलता है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जितना हम धान की रोपाई करके उत्पादन लेते हैं, उतना ही इस विधि से बुवाई करके उत्पादन ले सकते हैं। ये एक आधुनिक कृषि यंत्र है जिससे कि धान की सीधी लाइन में बुवाई के काम आता है, और कई कतार में एक साथ लाइन में धान की बुवाई इससे किया जाता है। इस यंत्र से बुवाई करने पर 15 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इस विधि से बुवाई के लिए कम अवधि की प्रजातियों का चयन करना होता है, जो कि 100 से 120 दिन में पककर तैयार होती है। जिस खेत में ड्रम सीडर से धान की बुवाई करनी है, तो सर्वप्रथम जो है वो खेत अच्छी दशा में जुताई किया हुआ हो, पडलिंग किया हुआ हो, जैसे कि मचाई किया हुआ हो, पानी लेव लगा करके अच्छी तरह जुताई करके उसको लेबल कर दें, हेंगा पाटा दे करके। इसके बाद जिस खेत में इसको ड्रम सीडर से बुवाई करना है उसमें का पानी बाहर निकाल दें, क्योंकि इसमें बुवाई करते समय ये क्लियर आइडिया रहे कि हमारा धान की लाइन में बुवाई हो रहा है, धान गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। इसके पूर्व जिस धान की बुवाई करना है ड्रम सीडर से, उसको पहले से नमी के साथ जैसे पानी छिड़क करके और उसको छाए में फैला दें, जिससे कि वो पूरा अच्छी दशा में भरक जाए, यानी ऐसा हो जाए कि जो ड्रम से गिरते वक्त वो फंसने न पावे। इसके बाद उसमें ऐसी इसको गीले बोरे में भी इसको ढक सकते हैं, और थोड़ा सा जमाव की तरफ अग्रसर हो, अंकुरण का जो ऊपर का भाग होता है वो ज़्यादा अंकुरित न हो, क्योंकि जब रोलर चलता है किसान भाई जो है उसको खींचते हैं तो बड़े अंकुरण होने के कारण वो टूटने का डर रहता है। तो इसलिए इसमें बिल्कुल अंकुरित दशा में होने वाला हो ऐसे बीज, धान के बीज को रोलर में भर करके उसमें ड्रम सीडर में, इसके बाद तैयार खेत में हैंडल पकड़ करके उसको खींचते हैं, और उसमें जो कीचड़ में उसका ग्रूव है जो नीचे धंसता है रोलर का, और उसमें बीज जो उसके छेद होल बने हुए हैं उसमें से 1 बाय 1 करके जितनी लाइनों में होल बना है उसे गिरते रहते हैं, और ज़मीन में उचित गहराई तक जो तकरीबन 5 सेंटीमीटर, लगभग 5-5.5 सेंटीमीटर गहराई तक बुआई हुआ था, 5 से 6 सेंटीमीटर उतनी गहराई तक बीज पड़ते हैं। और लाइन में एक साथ कई लाइनों में बुवाई होता है। चूंकि एक साथ में कई लाइन में बुवाई होता है धान का, इसलिए कम समय में अधिक क्षेत्रफल में बुवाई का काम हो जाता है, जिससे कि श्रम और श्रमिक, धान की खेती बड़ी खर्चीली होती है, इसमें श्रम और समय अधिक लगता है, इसलिए ड्रम सीडर से श्रम और श्रमिक की भी 60-65% तक बचत होता है। और बीजों का जो है फिर पौधा जो है उसका जमाव अच्छा होता है और बढ़वार विकास अच्छा होता है, क्योंकि एक नियम से तौर तरीके से ड्रम सीडर से बुवाई होता है। अपनी लागत में काफ़ी करीब इससे जो है लागत में 65-70% बचत होता है, और उत्पादन में 3 से 4 कुंटल का इजाफा होता है। इस पर जो है सरकार हमारा जो है जितने भी हमारे पूरे देश में या कृषि विभाग के जो विभिन्न जनपदों में यह सुविधा किसान भाइयों को अनुमन कराई जा रही है, जो कि छूट के तहत है। तकरीबन लगभग 45-50% तक इस पर छूट है। तो किसान भाई जो है अपना पंजीकरण कराने के पश्चात ही इन यंत्र को ले सकते हैं, या पूरा नगद पैसा मार्केट से दे के रजिस्टर्ड दुकानों से लेकर के पंजीकरण पहले हो, इसके बाद जो है पूरा पैसा नगद जमा करेंगे, फिर अपने उनके दूसरे या तीसरे दिन जो है उनके खाते में अनुदान का पैसा चला जाएगा।
अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। किसान भाई मुर्गी पालन का कार्य करते हैं और ऐसे किसान भाई जो मुर्गियों को पालते हैं तो उनको बहुत सारे रोगों की संभावनाएं रहती है मुर्गियों में। तो जो कुछ ऐसे रोग हैं जो कि मुर्गियों में फैलते हैं और मुर्गियों में रोग कैसे फैलते हैं इसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे। मुर्गी पालन व्यवसाय में जो सबसे बड़ी बाधा आती हैं वो हैं बीमारियां, जिससे कई बार इतना नुकसान हो जाता है कि मुर्गी पालने वालों को भारी घाटा हो जाता है। इसलिए उपचार से बेहतर बचाव सबसे अच्छा विकल्प है। रोग फैलने के तो वैसे तो बहुत से कारण हैं, लेकिन कुछ संक्रामक रोग होते हैं। संक्रामक रोग वैसे हैं जिनको हम छुआछूत का रोग कहते हैं, जो बीमार मुर्गी से स्वस्थ मुर्गी में फैल जाते हैं। और ऐसे संक्रामक रोग जो छुआछूत से फैलते हैं वो विषाणु जनित हो सकते हैं, जीवाणु जनित हो सकते हैं। तो रोग फैलने के बहुत से कारण है, जैसे मनुष्य रोग फैलाने में सबसे ज़्यादा सक्षम है। इसके अतिरिक्त जो बीमार मुर्गियां हैं वो स्वस्थ मुर्गियों को रोग फैलाती हैं। जो मुर्गी घर में जो बर्तन इस्तेमाल होते हैं, जो बिछावन इस्तेमाल होता है, या बहुत से ऐसे लोग जो देखने के लिए मुर्गियों को आते हैं वो भी जो है ये रोग फैला सकते हैं। तो बहुत से पशु पक्षी हैं, जैसे कुत्ते हैं, नेवले हैं, चूहे हैं, ये भी रोग फैलाने में सक्षम है। और संक्रामक रोग तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हवा के माध्यम से भी चले जाते हैं, मक्खियों के माध्यम से चले जाते हैं। कई बार जो है खटमल है, पिस्सू है, ये भी रोग फैलाते हैं। मुर्गी पालक भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी बीमारी में उपचार से अच्छा बचाव ही होता है। इसलिए आप अपनी मुर्गियों को उनमें होने वाली घातक बीमारियों से बचाने के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए जानते हैं। तो किसान भाई इस चीज़ को ध्यान रखें कि जो रोग ना फैलने पाए, इसके लिए कुछ चीज़ें करें। जैसे जो कुक्कुटशाला है या जो मुर्गियों का घर है उसका निर्माण इस तरीके से कराएं कि उसका फर्श पक्का हो, फर्श में कोई छेद ना हो, और जो उसकी दीवारें हैं वो प्लास्टर वाली हो, उनमें भी छेद ना हो, क्योंकि जितनी छेददार दीवारें होंगी या फर्श छेद वाला होगा उसी में जीवाणु पनपते हैं और उससे वो रोग फैलाते हैं। उसी तरीके से जो पानी की व्यवस्था है वो उचित होनी चाहिए, पानी के बर्तनों की संख्या उचित होनी चाहिए। आमतौर पे 50 चूज़ों पे एक पानी का बर्तन और 50 चूज़ों पे एक दाने का बर्तन रखते हैं। उसकी ऊंचाई भी उम्र के आधार पे होनी चाहिए। जैसे जैसे चूज़ों का आयु बढ़ती जाए वैसे वैसे पानी के बर्तनों की ऊंचाई बढ़ाते जाएंगे, ताकि उनको पानी पीने में कोई दिक्कत ना हो, दाना खाने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे कुछ लोग हैं वो मुर्गी घर को देखने के लिए आ जाते हैं, मुर्गियों को देखने के लिए आ जाते हैं। ऐसे लोगों को मुर्गी घर में नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग हो सकता है जूते के माध्यम से, चप्पल के माध्यम से, उनके पैरों के माध्यम से, कपड़ों से रोगाणु ले आएँ और वो मुर्गी घर में बीमारी फैला दें। इसी तरीके से बहुत सी बीमारियां हैं जिनके लिए टीकाकरण का भी कार्यक्रम किया जाता है। टीकाकरण करने से बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो ठीक हो जाती हैं, जैसे रानीखेत रोग है, गंबोरो बीमारी है, कुक्कुट चेचक रोग है और मैरेक्स बीमारी है। इन सब के हम टीकाकरण करते हैं। जो मैरेक्स बीमारी है उसका टीकाकरण 1 दिन की आयु पर होता है। ये 0.2 मिलीलीटर गर्दन में लगाते हैं और ये आमतौर पर जो हेचरी या जहाँ से चूजे आप लेते हैं वहीं से लग करके आता है। फिर 6 से 7 दिन की आयु पर रानीखेत का टीका लगाते हैं। ये 1 बूंद आँख में या नाक में डालते हैं या पानी में घोल करके पिला सकते हैं। इसी के साथ इन्फेक्शियस ब्रांकाइटिस एक बीमारी होती है जिसको हम श्वसन तंत्र का रोग कहते हैं, वो भी जो है टीकाकरण कर सकते हैं। 1 दिन से 7 दिन की आयु पर इसका टीका आँख में या नाक में डाल सकते हैं या चोंच खोल करके मुंह में डाल दीजिए।
फिर 10 से 12 दिन की आयु पर गंबोरों का टीका लगाते हैं। ये भी टीका आँख में डाल सकते हैं, नाक में डाल सकते हैं या पानी में घोल करके पिला सकते हैं। फिर 28 दिन की आयु पर गंबोरों का टीका दोबारा पिलाते हैं। इसके अतिरिक्त 6 सप्ताह की आयु पर कुक्कुट चेचक रोग के लिए टीका लगाते हैं और ये मांसपेशी में लगाया जाता है। इसकी मात्रा 0.2 मिलीलीटर है और ये अंडे देने वाली मुर्गियों में टीकाकरण करते हैं। उसके बाद 50 से 55 दिन की आयु पर रानीखेत और इन्फेक्शस ब्रांकाइटिस का टीका पानी में घोल करके पिलाते हैं। उसके बाद 10 से 12 सप्ताह की आयु पर R2B का टीका है, जो इंजेक्शन की सहायता से 0.5 मिलीलीटर मुर्गियों को लगाया जाता है, इससे रानीखेत रोग ना फैलने पाए। इसी के साथ जो है, जब अंडे देने वाली मुर्गियां होती हैं तो जब अंडा उत्पादन आने वाला हो तो 18 सप्ताह की आयु पर रानीखेत का निष्क्रिय टीका और इन्फेक्शस ब्रांकाइटिस का निष्क्रिय टीका लगाते हैं। इन सब टीकों को अगर लगाएंगे तो मुर्गियों में जो संक्रामक रोग हैं, जो रानीखेत रोग है, गंबोरो रोग है, कुक्कुट चेचक रोग है और मैरेक्स की बीमारी है, ये नहीं होने पाएगी। ब्रायलर पक्षियों में आमतौर पर हम 2 ही टीके लगाते हैं। पहला टीका रानीखेत के लिए 1 से 7 दिन की आयु पर, दूसरा टीका गंबोरो के लिए 10 से 12 दिन की आयु पर। तो किसान भाइयों से हम यही अनुरोध करेंगे कि वो अपनी मुर्गियों का टीकाकरण समय पर कराएं और अच्छा उत्पादन लें तथा उनकी मुर्गियां स्वस्थ रहें, आर्थिक रूप से वो लाभ कमाएं। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।